लाइए माँ जी, मैं हिसाब जोड़ देती हूँ। एक सेकेंड, ये हाँ ओके, ये पूरा जोड़कर 15,310 रुपए बन रहे हैं। हाँ, बनिया भी इतने ही बोल रहा था, पर मुझे एक बार तसल्ली करनी थी। अब सूरज और श्याम तो दुकान चले जाते हैं, अब तू ही तो है घर में पढ़ी लिखी बहू, तेरे से ही ये हिसाब किताब बोल सकती हूँ। तेरी देवरानी के लिए तो ये सब काला अक्षर भैंस बराबर है, एक अक्षर नहीं पढ़ी हुई है वो। माँ जी, ये सब बाबूजी की एक जिद के कारण हुआ है। ना वो इस अनपढ़ के साथ देवर जी की शादी करते और ना हमें ऐसी बहू मिलती। बाबूजी तो अब इस दुनिया में है नहीं जो ये सारी परेशानी देखेंगे। अब कभी मैं घर में ना रहूं तो आप तो परेशानी हो जाओ। माँ जी, वैसे एक बात मुझे और आपको कहनी थी। अब जैसे मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेती हूँ, आगे इसके बच्चे होंगे तो ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? बच्चों को एक बिना पढ़ी लिखी माँ मिली हो तो वो बच्चे कैसे संस्कार सीखेंगे? इसी बात का तो रोना है, हमारे ही नसीब फूटे थे जो तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी बहू नहीं मिली। संध्या, मधु की देवरानी, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, 2 साल पहले संध्या की शादी श्याम के साथ हुई। संध्या गांव में रहती थी और उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता गरीबी के कारण उसे पढ़ा लिखा नहीं पाए। संध्या के पिता रामेश्वर जी के अच्छे दोस्त थे और दोस्ती के नाते रामेश्वर जी ने संध्या की शादी अपने बेटे श्याम के साथ कर दी। शादी के तुरंत बाद ही संध्या के पिता का भी देहांत हो गया। इस कारण अब उसके मायके में कोई भी नहीं रह गया था। संध्या के लिए तो सब कुछ उसका ससुराल ही था, पर संध्या अपनी सास और जेठानी के ताने सुनकर बहुत दुखी हो जाती थी। तुझे पता भी है मधु कि प्रसाद आधे घंटे बाद मंदिर में बांटना शुरू करना है। ये संध्या बहू दिन रात क्या करती रहती है? तुम इसे बोल देती रसोई का काम ये संभाल लेती, सारा दिन निकम्मों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। संध्या बहू, ओ संध्या बहू, जाओ जाकर रसोई संभालो। जब पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं कर सकती तो कम से कम चूल्हा चौका तो अच्छे से संभालना चाहिए। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो भी घर के काम ही कर रही थी। उस समय वो चुप हो जाती है। अगले दिन संध्या जब बाजार से आ रही थी, रास्ते में संध्या को एक बड़ी उम्र की महिला मिली जिनका थैला फट गया था और सारी सब्जियां गिर गई थी। लाइए आंटी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। संध्या ने उनकी इस लाइन का कोई जवाब नहीं दिया। तब महिला ने एक और इंग्लिश की लाइन बोली, यू आर सो स्वीट डियर। इस पर भी संध्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। संध्या बस सब्जियां बटोर कर उस महिला के हाथ में दे देती है। महिला अब तक समझ चुकी थी कि संध्या को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो हिंदी में बात करती है। धन्यवाद बिटिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा घर पास में ही है, चलो मैं तुम्हें अपने बहू के हाथ की गरम गरम चाय पिलाती हूँ। उस महिला का नाम वृंदा देवी था जो एक स्कूल चलाती थी। वो संध्या को अपने घर ले जाती है। उनकी बहू दोनों के लिए चाय लेकर आती है। बातों बातों में वृंदा देवी को पता चलता है कि संध्या को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। बिटिया, पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी होता है। तुम्हें भी अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए और पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने से व्यक्ति का समाज में सम्मान बढ़ता है, उसकी अलग पहचान बनती है। वृंदा देवी संध्या को समझाती रही और वो उनकी बातों को ध्यान से सुनती रही। अब उसके मन में पढ़ने लिखने की इच्छा जागृत हो गई थी। घर आकर उसने श्याम और अपनी सास से इस बारे में बात की। लो जी, अब इस उम्र में बहू स्कूल जाएगी और लोग क्या कहेंगे, शादी के बाद बहू को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया। ना बाबा ना, मैं ये ताने नहीं सुन सकती। बिरादरी में नाक कटवानी है क्या? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर के काम काज सब छोड़कर अगर इसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो घर कौन संभालेगा? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। माँ, आप ही तो कहती हो कि संध्या पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ना लिखना चाहती है, उसका मन है, तो अब आप उसको मना क्यों कर रही हो? संध्या पढ़ लिख जाएगी तो उसके लिए अच्छा है ना। तो ठीक है माँ जी, हम काम बांट लेते हैं। सुबह तो तुम्हें स्कूल जाना होगा, लेकिन दोपहर को आते ही सारे खाने की तैयारी और घर के सारे काम तुम्हें ही संभालने होंगे। संध्या की जेठानी ने सारा काम अपनी देवरानी पर डाल दिया और सास तो पहले से ही जेठानी की सुनती थी। संध्या ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए निकल जाती थी और दोपहर को स्कूल से आते ही घर के सारे काम करती थी। पर इस कारण संध्या को घर में पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। संध्या, मुझे तुम्हारी अध्यापिका ने बताया है कि तुम गृह कार्य बिल्कुल भी नहीं करके जाती हो। जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको अगर तुम घर पर जाकर अभ्यास नहीं करोगी तो तुम पढ़ना लिखना कैसे सीखोगी? संध्या, मैंने ये स्कूल इसलिए खोला है ताकि तुम्हारी उम्र की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हो सके, पर उसके लिए तुम्हें भी तो मेहनत करनी है। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी।
संध्या को पता था कि दिन भर काम करने से वो अपने पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाएगी। उसने सबके सो जाने के बाद रात के अंधेरे में पढ़ना शुरू कर दिया। जब सब सो जाते थे तो संध्या रसोई में बैठकर पढ़ती थी ताकि घर वालों और शाम को रोशनी की वजह से कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे संध्या पढ़ना लिखना सीख गई। अब संध्या को बहुत कुछ लिखना और पढ़ना आ गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। संध्या की वार्षिक परीक्षा आने वाली थी। उसी बीच संध्या की सास हरिद्वार गई हुई थी। पीछे से संध्या की जेठानी मधु बाजार से आते हुए रिक्शे से गिर गई और उसके पैर की हड्डी टूट गई। सारी जिम्मेदारी संध्या के ऊपर आ गई। ऊपर से संध्या की परीक्षाएं भी आने वाली थी। संध्या, तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो, मेरी देखभाल में ही लगी हुई हो। तुम्हारी तो परीक्षाएं भी आने वाली हैं। भाभी, आप चिंता मत करो, मेरी परीक्षाओं को तो अभी 1 हफ्ता बाकी है, तब तक माँ जी भी आ जाएंगी। अच्छा, आप आराम करो, मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना कर लाती हूँ। संध्या कितनी अच्छी है और मैंने उसका साथ कभी नहीं दिया। वो बेचारी घर के कामों के साथ साथ स्कूल भी जाती है। ये तो एक अच्छा काम कर रही है जिसमें मुझे और माँ जी को उसका सहयोग करना चाहिए। आज मेरी तबीयत खराब है और संध्या मेरी कितनी देखभाल कर रही है। मधु सचमुच अपनी गलती के बारे में सोच रही थी। कुछ दिनों बाद मधु और संध्या की सास लौट आती है। मधु अपनी सास को संध्या के बारे में सब कुछ बताती है। अगले दिन सुबह संध्या की परीक्षा थी और वो घर के कामों में लगी हुई थी। संध्या, जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारी कल से परीक्षाएं शुरू है ना। रसोई और घर परिवार की कोई चिंता मत करो, खूब मन लगाकर पढ़ो। मुझे मधु ने सब कुछ बता दिया है। मैं भी सचमुच कितनी गलत थी। तुम पढ़ना चाहती थी और मैंने तुम्हें सहयोग नहीं दिया। माताजी, दूध का हिसाब ले आया था, एक बार बड़ी बहू से दोबारा करवा लो। संध्या बहू, जरा एक बार हिसाब जोड़ लो, सब ठीक है ना। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब वो पढ़ी लिखी थी। उस दिन से संध्या अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। वो समय पर स्कूल जाती और घर आकर पढ़ाई भी करती। धीरे धीरे संध्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की। कहते हैं उम्र की कोई सीमा नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा काम करने की अभिलाषा है तो उसको कर लेना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल बनता है। किसी गांव में सुलेखा नाम की एक आलसी औरत रहती थी। किसी भी काम को करना हो तो वो बस आलस में चूर होकर मना कर देती थी। एक दिन, क्या बात है सुलेखा, पिछले 3 दिन से तुम सुबह दोपहर शाम चावल ही बना रही हो, रोटी तुमने एक बार भी नहीं बनाई। कुछ तो बना दिया ना, मेरे बस में हो तो कोई काम ना करूं। सारा दिन थक जाती हूँ और रोटी कैसे बनेगी। गेहूं ऐसे ही पड़ा है, उसे कोई साफ करे तो मैं उसे पीस कर आटा बनाऊं। तुम्हारे पास तो फुर्सत है नहीं, सारा दिन मैं खुद ही घर में अकेली लगी रहती हूँ। क्या तुमने अभी तक आटा नहीं पीसा? मुझे ही ये काम करना होगा। अच्छा जाओ, जरा एक गिलास सत्तू ही बनाकर पिला दो। खेत पर बहुत गर्मी थी, हमारे गर्मी के पसीने बह रहे हैं। अच्छा, गर्मी सिर्फ तुम्हें ही लगती है, मुझे तो लगती नहीं है। मैं भी अभी रसोई में दाल भात बनाकर आई हूँ, अभी बैठी हूँ। बिल्कुल अभी आकर, समझे, एक पल भी नहीं हुआ है और तुम आते से मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू हो गए। जाओ, जाकर खुद बना लो सत्तू, और हाँ, एक गिलास मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। यह कैसी आलसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है, जब भी कोई काम कहो साफ मना कर देती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब रात का भोजन तुम तैयार करोगे, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। सारा दिन उठ बैठ इधर उधर, मेरे पांव दर्द हो रहे हैं। और हाँ, थोड़ी धनिया की चटनी भी बना लेना, वो धनिया टोकरी में रखा हुआ है। ये चटनी तो मैंने कल तुम्हें बनाने को बोली थी, खेत से ताजा धनिया तोड़ कर लाया था, तुमने चटनी भी नहीं बनाई। धनिया साफ कौन करके देता? मेरे पास इतना समय नहीं कि धनिया साफ करूं और फिर उसकी चटनी पीसूं। मुझे और भी काम होते हैं, और वैसे भी मैं थक गई हूँ। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धनिया साफ करके दे दूं। मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं नहीं हिलूंगी। एक दिन, सुलेखा, मैंने गेहूं पीस दिया है, आटा तैयार कर दिया है, अब तो रोटियां बना देना। रोजाना चावल खा खाकर मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। अब ये मत सोचना रोटियां भी मैं ही बना दूं। 2 दिन चावल क्या खा लिए, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने भी तो वही खाए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोजाना खाना तुम ही बनाते हो। मैं अभी कुछ देर सुस्ताने जा रही हूँ, जब थकान दूर होगी बना दूंगी रोटी। चावल जल्दी बन जाते हैं, रोटी बनाने में आलस आता है। सुलेखा की आलसी आदत पता नहीं कब सुधरेगी। एक गिलास पानी पिलाने में भी आलस आता है इसे। मोहन सुलेखा की आलसी आदतों से बहुत परेशान रहता था। सारा दिन चलते चलते मेरे तो पांव दुख जाते हैं। अभी तैयार होकर आ जाएंगे,
सुलेखा, चाय बनी नहीं क्या? सुलेखा, मेरी चाय बना दी हो तो ले आओ। मैं चूल्हे से उठकर नहीं आने वाली, यहीं आकर ले लो। अब मैं कोई जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर लूंगी जो यहीं बैठे बैठे सारा काम कर लूं। अभी चाय मांग रहे हो, फिर कोई और काम आ जाएगा। तुम्हें तो लगता है जैसे इधर उधर चलते फिरते मैं थकती ही नहीं हूँ। सुलेखा, एक प्याली चाय देने तुमसे नहीं उठा जाता, तुमने तो हद कर दी है। मोहन काम पर जाने लगता है। बेटा, अम्मा को कोई भिक्षा देगा, बहुत भूख लगी है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ। सुलेखा, बाहर इन अम्मा को जरा कुछ खाने को दे जाओ, मैं खेत पर निकल रहा हूँ। 2 मिनट तसल्ली से नहीं बैठ सकती, फिर उठा दिया। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर रोटी नहीं है तो मत दो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। रोटी तो ले लो, अब मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। सारा दिन बार बार उठकर इधर उधर भागा दौड़ी करके काम करने से परेशान हूँ। कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं एक जगह पर बैठ कर ही सारे काम एक साथ कर लूं, तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। मेरे इतने लंबे हाथ तो हैं नहीं कि मैं एक साथ सारा काम कर लूं। छोटे छोटे 2 हाथ हैं। आप ही बताओ कितना काम कर लूंगी? अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं तो तुम खुश रहोगी, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। अगर मेरे हाथ लंबे हो गए तो मैं तो कोई भी काम बैठे बैठे चुटकियों में कर लूंगी। ठीक है, फिर आज से तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं। देखते ही देखते सुलेखा के दोनों हाथ लंबे हो गए और वो खुशी खुशी घर के भीतर आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इन हाथों के इस्तेमाल से बैठे बैठे घर के सारे काम कर लूंगी। अरे आप आ गए, ये देखो। ये कैसे हुआ सुलेखा, तुम्हारे हाथ तो कितने लंबे हो गए। ये सब उस बूढ़ी माँ ने किया है। सुलेखा मोहन को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहन भी हैरान रह जाता है। अब तो सुलेखा घर के सारे काम अपने लंबे हाथों से बैठे बैठे ही कर लिया करती थी, और अब मोहन भी उसे कुछ नहीं कहता था। गांव के सब लोगों को पता था कि सुलेखा के हाथ लंबे हैं। गांव के सब लोग सुलेखा को लंबे हाथ वाली बहू कहते थे। एक दिन क्या हुआ, ये दाई माँ क्यों आई थी सुलेखा? क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि क्या सचमुच जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ जी, हम दोनों माँ बापू बनने वाले हैं। अब से तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करना। आप फिक्र क्यों करते हो जी? मेरे ये लंबे हाथ किस दिन काम आएंगे? इनकी सहायता से मैं तो बैठे बैठे सारे काम कर लिया करूंगी। और फिर सुलेखा अपने लंबे हाथों के इस्तेमाल से सारा काम आराम से कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और 9 माह के पश्चात सुलेखा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुलेखा, ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। रहने दो जी, इसकी आंखें मेरे ऊपर ही होंगी। लाओ मेरी गोदी में दो इसे, मैं देखकर बताती हूँ। ये लो पकड़ो। ये तो मुझसे बहुत दूर है, मैं इसे अपने कलेजे से कैसे लगाऊंगी जी? ये तो मेरी गोदी में भी नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूँ? इन लंबे हाथों के कारण मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। सुनो जी, मुझे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करना है। सुलेखा फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ सुलेखा, तुमने खुद ही तो ये इच्छा मांगी थी, अब क्या हो सकता है? हे भगवान, मैं अपना फायदा देखने निकली थी, मैंने सही गलत के बारे में नहीं सोचा। अरे तुम तो आज भी दुखी हो। मैंने सोचा इधर से गुजरते हुए तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। लंबे हाथ मिलने की वजह से अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी, पर तुम रो क्यों रही हो? अम्मा जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को मैं अपनी गोद में नहीं खिला सकती, अपने कलेजे से नहीं लगा सकती। मैं इन लंबे हाथों का क्या करूंगी? आप कृपा करके मेरे हाथ पहले जैसे कर दो, ताकि मैं अपने बच्चे को माँ की गोद दे सकूं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, हमें उसी में खुशियां ढूंढनी चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे लंबे हाथ मांग लिए और अपना फायदा देखा, पर नुकसान नहीं सोचा। हमें किसी भी बात के फायदे और नुकसान दोनों पहलू सोचने चाहिए। अब रोना बंद करो,
देखो तुम्हारे हाथ पहले की भांति हो गए हैं। शुक्रिया अम्मा, अब मैं अपने बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ। सुनो जी, मेरे हाथ ठीक हो गए, मेरे बच्चे को मेरी गोद में दो। सुलेखा के हाथ पहले जैसे हो गए और बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो गई। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि हर बात के दो पहलू होते हैं, यदि फायदा होता है तो नुकसान भी होता ही है। इसीलिए हमें जीवन में सदैव सोच समझकर ही निर्णय लेने चाहिए।